हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जो कि है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हमने 2 वीडियो पहले ही दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, अच्छा रहेगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों के मूलभूत गुण, यानी कि जो आवेश होते हैं, हमने आवेश के बारे में पीछे पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसके जो गुण क्या क्या होते हैं, आवेश के क्या क्या मूलभूत यानी कि मेन क्या क्या बेसिक गुण क्या है। ठीक है, तो वही पढ़ने वाले हैं। अगर हमने आवेश में, अगर आपको हम ये चीज नहीं बताए होंगे कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, तो थोड़ा सा भी बता देते हैं। ठीक है, अगर छूट गया होगा तो बता दिए होंगे तो कोई बात नहीं, अगर फिर से जान लीजिए तो थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले कि आवेश को प्रदर्शित किसे किया जाता है, यानी कि आवेश का सूचित संकेत या प्रदर्शित बोल सकते हैं, संकेत। ठीक, तो इसको या तो आप स्मॉल क्यू से सूचित कर दीजिए, संकेत दे दीजिए, या फिर कैपिटल क्यू। कहीं कहीं पे ये भी रहता है, कहीं कहीं पे ये भी रहता है, तो दोनों में से दोनों सही है, कोई रहे तो आवेश मतलब क्यू लिखा रहता है, समझना है कि आवेश का बात चल रहा है। ठीक है, और एक मात्रक, एक एसआई मात्रक, इसको मापते किसमें में है, तो कूलॉम में। आगे हम लोग कूलॉम नियम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, इसके आगे ही पढ़ेंगे। कूलॉम को हम लोग सी, कैपिटल सी से संकेत लिखते हैं। आवेश का संकेत है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। ठीक है, और ऐसा ही मात्रक कूलॉम या सी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि है आवेशों के मूलभूत गुण। तो इसमें पहला गुण क्या है, देखिएगा। पहला गुण है कि आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, योज्यता। ठीक, इसमें समझिएगा, आवेशों की योज्यता कहने का मतलब क्या होगा कि आवेशों को जोड़ना, आवेश को जोड़ देना। कैसे जोड़ देना, कहां से जोड़ देना, तो मतलब कोई निकाय है, कोई निकाय है, किसी निकाय पर कुछ आवेश है तो उसको अगर जोड़ देते हैं तो वही आवेशों की योज्यता कहलाएगा। निकाय कहने का मतलब होता है सिस्टम, व्यवस्था बोल सकते हैं। निकाय, आवेशों की योज्यता कहने का मतलब समझे कि किसी निकाय पर कुल आवेश उस पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बीजगणितीय यानी कि पहले जो भी है रूल बोर्ड मास उसके अनुसार। ठीक है, तो आवेशों की योज्यता कहने का मतलब समझे कि आवेशों को जोड़ना, कि कोई निकाय है ऊपर उपस्थित जितना भी आवेश है, अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ऊपर कुल आवेश कितना है। इसको हम एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाइएगा। सबसे पहले इसका जो परिभाषा बन रहा है उसको हम परिभाषा लिख देते हैं। ठीक, आप हमारे साथ मतलब पहले समझिए और साथ ही साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए और हमारे साथ नोट करते चलिए। ठीक, तो चलिए, आवेशों की योज्यता में हम क्या लिख सकते हैं, तो किसी निकाय पर, किसी निकाय, एग्जाम्पल देंगे, अभी आप चिंता मत कीजिए। किसी निकाय यानी कि सिस्टम, हर जगह पे सिस्टम का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, किसी निकाय पर कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा उस पर उपस्थित सभी आवेशों के, सभी आवेशों के क्या होता है, बीजगणितीय, यानी जिसको अलजेब्रा बोलते हैं, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हुआ आवेशों की योजना, मतलब उसका परिभाषा हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कोई निकाय है, कोई निकाय है, एग्जांपल देते हैं। निकाय मान लेते हैं कि एन है। ठीक, निकाय को मान लिए एन है। ठीक है, कोई निकाय एन है और उस पर जो आवेश है, आवेश मान लेते हैं कि बहुत सारे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, इसी तरह से बहुत सारे आवेश है, Qn है। ठीक,
तो अगर पूछा जाए कि निकाय पर कुल आवेश कितना है, कुल आवेश बराबर क्या होगा, कुल आवेश n बराबर। तो सबको क्या करना है, देखिए क्या करा कि किसी निकाय पर कुल आवेश की मात्रा जो है उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर है। यानी ये पर जितना भी आवेश है उस सबको जोड़ देंगे तो वही क्या आ जाएगा, उस निकाय पर जो भी आवेश होंगे वो। तो कितना है, तब Q1 है, तब प्लस करना है, तब प्लस लगाइए, +2 Q3 + Q4 और इसी तरह से प्लस में +Q। ये हो गया, ये तो हो गया इस तरह से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आवेश का मान दे दे कुछ 2 कूलम, 4 कूलम, -3 कूलम, माइनस में भी हो सकता है ऋणात्मक आवेश, ठीक। तो उसका कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इसका दे दिया कि Q1 बराबर दे दिया 5 कूलम, Q2 बराबर -3 कूलम, Q3 बराबर -2 कूलम, Q4 बराबर 6 कूलम। तब कहा जाए कि कोई निकाय है, किसी भी निकाय, एक बार इसको, ये कोई किसी निकाय पर, किसी निकाय पर आवेश जो है Q1 का मान 5, Q2 मतलब इस तरह से आवेश दिया हुआ है। तो अगर कहा जाए कि कुल आवेश निकालना चाहिए, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि सभी को क्या कर देना है, जितने भी आवेश है उपस्थित, जितने भी आवेश है उस सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए कितना है, 5 है, 5 प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे काहे कि माइनस है, दोनों चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जाता है, प्लस -3 प्लस फिर -2 प्लस 6। अब आइए 5 प्लस माइनस गुना होकर हो जाता है -3, ये भी -2 प्लस 6। तब प्लस वाला के प्लस के साथ जोड़ेंगे, यानी कि 5 और 6 11, -3 और 2 5। तो 11 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 6 कूलम आवेश उस निकाय पर, जो कुल आवेश है वो कितना है, 6 कूलम आवेश है, ठीक है। तो आप लोग ये आवेश की योजना समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि क्या है, तो आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण को समझिए, ठीक। तो देखिए आवेश संरक्षण क्या होता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, अब आप कह रहे हैं कि आवेश को तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आगे पूरा सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे हम खत्म कर सकते हैं, खत्म भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ हम इसे क्या कर सकते हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे उदाहरण दिया था, एक एक प्लास्टिक की कंघी या पेन और बाल का, तो क्या किया जाता था, इसमें घर्षण हो रहा था, तो इससे आवेश का क्या हो रहा था, स्थानांतरण होता था, और फिर थोड़ी देर के लिए होगा और फिर वो पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी जिस अवस्था में पहले थी, यानी कि उदासीन अवस्था में आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए होगा, कुछ समय के लिए, और फिर पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी। यानी कि सिर्फ आवेश का क्या किया जाता है, तो स्थानांतरण किया जाता है, और इसे उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ क्या किया जा सकता है, तो इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जाता है। यही है आवेश संरक्षण का। और ऊर्जा संरक्षण भी आपने पढ़ा होगा, तो वो भी इसी तरह है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही इसे खत्म कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, सिंपल है। उसी तरह का आवेश का संरक्षण भी है, ठीक है। कि एक बार सुन लीजिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि क्या है कि किसी आवेश को ना तो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसे हम क्या करते सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि इस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक। यही आवेश का संरक्षण है। इसको लिखते हैं कि आवेश, आप हमारे साथ लिख सकते हैं, ठीक, अच्छा रहेगा। आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल इसे
एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है, स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाता है। नोट नहीं किया होगा तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब तीसरा मूलभूत गुण देखते हैं कि आवेशों का क्वांटिमीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो आवेशों का क्वांटिमीकरण क्या होता है, ठीक, आवेशों का क्वांटिमीकरण क्या होता है, तो किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आप नहीं समझे होंगे, एक बार और सुनिए कि कोई भी वस्तु है उस पर जो आवेश उपस्थित होगा वो क्या होगा, मूल आवेश। कहने का मतलब मूल आवेश यानी कि ई का मान होता है, बताते हैं, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा उस पर उपस्थित मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसको एग्जांपल देंगे तो आप समझिएगा, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा वो लिखते हैं कि किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा उस पर उपस्थित मूल आवेश यानी कि ई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है कुल आवेश। तो कुल आवेश को हम क्या ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं। आवेश को हमने अभी भी बताया कि आवेश को क्यू से सूचित, तो यहाँ पर कुल आवेश को हम क्यू से सूचित कर रहे हैं कि मात्रा उस पर उपस्थित मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो पूर्ण गुणज कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर कोई पूर्णांक। तो इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो वो 1 2 3 5 1000 100 ऐसे करके होगा, ना कि आधा, डेढ़, अढ़ाई, इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पूरा पूरा होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा होगा, ठीक है। तो Q बराबर होता है N, ठीक है। तो यह तो है इसका इतना लंबा का शॉर्ट है, यानी कि किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा उस पर उपस्थित जो मूल आवेश है उसका मतलब आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है गुणांक। उस पर उपस्थित मूल आवेश का ये जो N है पूर्ण गुणज होता है। N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी वही कोई पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा होता है, N पूरा पूरा होता है, ना कि आधा, डेढ़, ये सब नहीं होगा। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन का मान होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा होता है, ठीक। तो देखिए Q क्या हो गया, कुल आवेश, N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैगो इलेक्ट्रॉन है, आई यही ना, ई का मतलब होता है मूल आवेश। तो ई का मान होता है 1.6। मतलब इस पर कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो ई का मान हमेशा हम यही लिखेंगे 1.6 into 10⁻⁹ कूलॉम, ठीक। यही है आवेशों का क्वांटमिक क्रम। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला काम आएगा। और ये जो ई का मान है ये भी याद रखिएगा, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और ई कुल आवेश होता है, ठीक है। ये है आवेशों का क्वांटमीकरण यानी कि Q बराबर Na, ठीक है। अगर आपने नोट किया है तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए, ठीक। चलिए आगे है कूलॉम नियम। अगला टॉपिक हमारा कूलॉम नियम है, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, ठीक है। तो कूलॉम नियम को समझते हैं, पहले आप समझ लीजिएगा फिर आप हमारे साथ नोट कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ पर भी एक बिंदु, ठीक। इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। और मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश, ठीक। दो क्या है, बिंदु आवेश है। और बिंदु आवेश कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बिंदु आवेश कहने का मतलब है कि कोई वस्तु पर ही, किसी वस्तु के बिंदु पर ही आवेश है, ठीक। तो बिंदु आवेश कहने का मतलब किसी वस्तु के बिंदु पर आवेश। अब मान लिए कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ए पर Q1 आवेश है, बी पर Q2 आवेश है, ठीक। अब देखिए दोनों आवेश है तो अगर बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, ठीक। इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके मिला लेते हैं।
तो कुछ ना कुछ इस दोनों आवेश है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ दूरी होगा, मान लेते हैं दूरी को r मान लेते हैं, ठीक है। बस आप फिगर को ध्यान से समझ जाइएगा, बस इसका नियम बन जाए। क्या किए कि एक दो बिंदु लिए, मान लीजिए कि इसका a नाम दे दिए, इसका b नाम दे दिए, और ये जो है q, इस पर q1 आवेश और q2 आवेश है, ठीक। तो और दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, r है। तो समझिए कूलॉम नियम को। तो कूलॉम नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु आवेश है, यानी कि आवेश लेंगे q1 और q2, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला क्या लगेगा, तो बल लगेगा। देखिए कूलॉम ये नहीं बताया कि मतलब कूलॉम सिर्फ आकर्षण बल के लिए ही नहीं, दोनों बल के लिए बताया। मतलब अगर सेम चार्ज है उसके लिए भी और अलग अलग चार्ज है उसके लिए भी, हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बता चुके हैं, ठीक है। तो कूलॉम क्या कहा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, लगने वाला बल कहने का मतलब आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल जो है, वो दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होता है, दोनों आवेश के बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा ना। आकर्षण अगर सेम चार्ज है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर अलग अलग चार्ज है तो कौन सा बल लगेगा, तो आकर्षण बल लगेगा। तो देख सुनिएगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश है, ठीक है, एक बीच दूरी है r मान लिए, कोई दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला लगेगा क्या, तो बल लगेगा। बल में कौन सा बल, तो दोनों बल हो सकता है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है दोनों आवेश यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती हम बोल सकते हैं, या फिर अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं। इधर देखिए F मतलब जो बल होता है दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह ये होता है, और Q1 Q2। और एक बात और इसमें कि ये जो बल है एकर दूरी जो है, डिस्टेंस है, ओकर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। r है तो r स्क्वायर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए चिन्ह यही रहता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो जाता है, बटा में आ जाता है। क्या कह रहा है कि दोनों बल जो होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये हो गया, यही हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं 1 है कूलॉम नियम। इसको हम लिखेंगे, इसी बात को मतलब परिभाषा लिखेंगे, इसी से परिभाषा बन जाएगा, ठीक है। तो समझे कि नहीं आप, अगर नहीं समझे हो तो एक बार और सुन लीजिए कि किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच क्या लगेगा, बल लगेगा। कौन सा बल, तो दोनों बल हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक। लगने वाला बल जो होता है दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होता है, Q1 × Q2 के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर समानुपाती कहने का मतलब होता है कि अगर फोर्स का मान बढ़ रहा है तो Q1 और Q2 का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसमें व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब होता है अगर फोर्स का मान बढ़ रहा है तो दूरी घटेगा, मतलब जितना कम दूरी आएगा उतने फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर दूरी ज्यादा दूर जा रहा है तो बल क्या होगा, कम होगा, यानी कि r का मान बढ़ता है तो फोर्स का मान घटेगा, ठीक। तो चलिए इसी को हम, इसका जो परिभाषा मतलब जो हमने बोला उसी को हम लिखते हैं कि किन्हीं मतलब कोई भी दो बिंदु, इसको थोड़ा सा इस तरह से, ठीक, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, या फिर उसी को हम अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, समानुपाती होता है। तथा और क्या है कि एकर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हुआ इसका परिभाषा। अब देखिए, अब इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से दोनों को एक साथ लिख दे, तो एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F और बाद Q1 ऊपर मतलब गुना कर लेगा तो Q1 Q2
अब बटा में आर स्क्वायर, ये हो गया कूलॉम नियम। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर आया है, उसको मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चिन्ह हटाना चाहते हैं, तो चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ नियतांक लगेगा, ठीक है, तो हमको इसके लिए मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए, तो हमने अभी यही लाया था कि F Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, चिन्ह को हटाते हैं, तो हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक लगाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा F, अब सब ये जो चिन्ह है इसको हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे F बराबर के लगा देते हैं, के नियतांक हो जाएगा के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में इंटू में है आर स्क्वायर। ये ठीक हो गया, ये मतलब इसको ये चिन्ह को हटाया है तक के नियतांक लगाया, ठीक। अब देखिए के का मान भी होता है, के का मान होता है, तो के का जो है सीजीएस पद्धति में तो 1 होता है, लेकिन हम अधिकतर एसआई पद्धति वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, अगर के का मान 1 होता है तो सिंपल एफ बराबर Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, सिंपल हो जाएगा। और एसआई पद्धति में जो होता है वो एफ एसआई पद्धति में उसी को हम लेकर चलते हैं। सीजीएस में आप याद रखिएगा कि के का मान कितना होता है, के बराबर सीजीएस में के बराबर 1 होता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लेकर नहीं चलते हैं, अब चलते हैं एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में जो होता है, एसआई में के का मान जो होता है, एसआई पद्धति में के का मान जो होता है 1 अपॉन मतलब बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना मतलब के के मान इतना होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। चलिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे आगे कि एफ बराबर जो हो जाएगा वो के जगह पर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो है इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन इसी तरह से मतलब पढ़ते हैं इसको एप्सिलॉन आई जो नीचे थोड़ा सा मतलब छोटा सा जीरो, इसको नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अधिकतर मतलब कूलॉम नियम यही वाला है, ठीक है। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो निर्वात कहने का मतलब जहां हवा ना हो, या फिर वायु जहां पर हवा हो, वायु मतलब हवा, निर्वात या वायु में क्या है, विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। अब विद्युतशीलता क्या होता है, तो विद्युतशीलता देखिए वह माध्यम होता है जिससे क्या हो, विद्युत की जो रेखाएं है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, वो कितनी आसानी से उस माध्यम से पार कर रही है। विद्युतशीलता क्या है, तो वह माध्यम जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी आसानी से पार कर रही है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट मतलब होता है निर्वात या वायु में विद्युतशीलता, ठीक है। अब देखिए ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका भी मान होता है, आगे आइए इधर आ जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा घसबजा गया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इतना का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलॉम स्क्वायर। इसी को दे देगा कहीं कहीं पे, इसको ऊपर ले जाएगा, ठीक है, इस तरह से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये जो बटा में ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में पावर माइनस में सी पर पावर -2, इस तरह से। तो अगर हम इसको इतना जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसके जगह पर इतना रखे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी ये डायरेक्ट रख देते हैं हम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम पावर -2, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए ये तो इतना का ही पूरा का मान होगा, इतना का, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट जो है इसका भी मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान भी आप लोग याद रखिएगा, इसका कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है, कूलॉम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को लिख दे जाता, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब पावर में 1, इसी को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इसी को 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर, पावर में 1 है प्लस में, तो ऊपर माइनस में 1, यानी कि n पर पावर n इनवर्स जिसको बोलते हैं, पावर -1 रहता है उसको इनवर्स बोलते हैं, और ये मीटर +2 है तो -2 होता है। ये हो गया किसका मान, तो एप्सिलॉन नॉट का, इसको आप याद रखिएगा, ये याद रखने वाला चीज है।
और एक ये वाला कि 1/4πε0 का मान कितना होता है। ε0 जो भी हो मतलब उसको पढ़ते हैं। ये ε0 का मान हुआ और ये कितना है, सॉरी ये पूरा का मान 1/4πε0 का, और ये किसका मान, तो सिर्फ ε0 का मान। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और है कि क्या बोलते हैं एक सीमा, लिमिट इसका क्या है, कूलॉम नियम की सीमा क्या है, थोड़ा सा वो है। तो अगर आप नोट किए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आगे थोड़ा सा बताते हैं। चलिए अब थोड़ा सा है कि कूलॉम नियम की सीमा क्या है, यानी कि कूलॉम नियम कहाँ तक लागू होता है। ठीक है, थोड़ा सा है इसमें 2-3 है बात, उसको ध्यान में रखिएगा। पहला बात है कि क्या होना चाहिए, दोनों आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। हमने पहले ही बताया कि दोनों इन्हीं दो बिंदु आवेश हो। ठीक है, तो जो एक पहला सीमा है कि वो जो है बिंदु आवेश होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होना चाहिए कि निर्वात या फिर वायु में होने चाहिए, दूसरा जगह पर ये नहीं लागू होगा। दोनों आवेश का कैसे होना चाहिए, तो बिंदु आवेश होने चाहिए, और कहाँ पे होने चाहिए, निर्वात या फिर वायु में। ठीक है, और एक और है कि दोनों आवेश के जो बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, वो 10⁻⁻, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम में होना चाहिए, इसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसको लिखते हैं जो भी हमने बोला अभी। पहला लिखते हैं कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होने बिंदु आवेश होने चाहिए, दोनों आवेश निर्वात या वायु में होने चाहिए। और तीसरा लिमिट है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों की बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये है 3 सीमाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, रहने देते हैं। ठीक है, आई होप हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ाया है, मतलब समझाया, आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।